नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री डीएलएड और बीएड की प्रवेश परीक्षा का मॉडल आंसर जारी किया जा चुका है। मॉडल आंसर में कई प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गलत लिए गए हैं। इन प्रश्नों पर दावा आपत्ति के लिए आप कहाँ से सोर्स लाएँगे और किन-किन प्रश्नों पर दावा आपत्ति करना है और कैसे करना है, इससे संबंधित चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्री डीएलएड में पूछे प्रश्न जो कि इंग्लिश विषय का है और ये प्रश्न क्रमांक 17वां है। इसमें दिया हुआ प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड। इसका यदि हम लोग सही आंसर को देखें तो हम वीडियो में संभावित आंसर को ऑप्शन नंबर डी को बताए थे, जो कि दे वेंट टू प्ले आउटसाइड लिखा हुआ है। मॉडल आंसर में जो आंसर लिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी है, दे वेंट आउटसाइड टू प्ले। यदि हम लोग इन दोनों के अर्थ पर बात करें तो अर्थ के हिसाब से दोनों ही विकल्प सही हैं, लेकिन यदि हम लोग प्रश्न में बताए गए निर्देश के हिसाब से यदि देखें तो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस। मेन पॉइंट यही है साथियों, एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण जो है इसमें लिखा है कि द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड। यही इसका निर्देश दिया हुआ है और इसी निर्देश के हिसाब से जो प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया गया है कि क्रिया विशेषण जो है, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो बिल्कुल अंत में होने चाहिए। तो यदि हम लोग इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में ये जो एडवर्ब अर्थात आउटसाइड शब्द जो है, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये तो बीच में लिखा हुआ है, जबकि स्पष्ट रूप से प्रश्न हमको निर्देश कर रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो सबसे अंत में होने चाहिए। तो इसका सही आंसर और एकदम सटीक आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अब यदि हम इसके सुधार के लिए दावा आपत्ति पर बात करें तो दावा आपत्ति के लिए सबसे पहला और सटीक प्रमाण जो है वो स्वयं ये प्रश्न ही है, जो कि हमको निर्देश दे रहा है कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो सबसे अंत में रखना है करके। प्रमाण के रूप में हम इसके पेपर कटिंग को लगाएंगे और इसमें हम लोग बताएंगे कि स्वयं प्रश्न ही एडवर्ब को सबसे अंत में लिखने की बात कह रहा है और इसी निर्देश के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तकें जिनमें व्याकरण संबंधी तथ्य शामिल हो, उनके फोटोकॉपी हम लोग इसमें लगाएंगे, तब ये आंसर बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखें यदि तो 37वां नंबर का प्रश्न जो कि रीजनिंग का भाग है, इसमें दिया हुआ है मदर को OMHTRE लिखा जाए तो फादर को किस प्रकार लिखा जाएगा। इंग्लिश वर्जन यदि आप लोग देखेंगे, इफ मदर इज रिटन एज OMHTRE देन हाउ विल फादर बी रिटन। पैटर्न को देखने से यहाँ पर पता चल जा रहा है कि यहाँ एम की जगह में ओ लिखा गया है, ओ की जगह में एम लिखा गया है, टी की जगह में एच लिख दिया गया है और एच की जगह में टी लिखा गया है, ई की जगह में आर लिखा गया है और आर की जगह में ई लिखा गया है। इसका मतलब हर दूसरे वाले अक्षर को पहले वाली जगह में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हिसाब से यदि हम लोग फादर को यदि हम लोग देखें तो फादर में एफ के जगह में ए आ जाएगा, उसके बाद में फिर ए की जगह में एफ आ जाएगा, फिर टी की जगह में एच आएगा और एच की जगह में टी आएगा और अंत में ई की जगह में आर आएगा और आर की जगह में ई आएगा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर AFHTRE यही इसका सही आंसर हो जाता। लेकिन इसका मॉडल आंसर जो जारी किया गया है उसमें ऑप्शन नंबर डी को सही लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें, रीजनिंग के ऐसे कई पैटर्न, अनगिनत पैटर्न बनाए जा सकते हैं और यदि इसके सोर्स के बारे में बात करें तो स्वयं इसका पैटर्न ही इसके लिए एक सोर्स का काम करेगा। आप इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करने के बाद में इसे सोर्स के रूप में अपलोड करेंगे कि प्रश्न को इसमें आप लोगों को अपलोड करना है और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को ऐसे ही लिख कर आप अपलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई बुक इसमें शायद ही होगा जिसमें हूबहू ये प्रश्न छपा होगा, और जब नहीं छपा होगा तो आप प्रमाण के रूप में किसी पुस्तक के आंसर या सॉल्यूशन को नहीं दे सकते। इसका यदि हम लोग सोर्स का बात करें तो इसका स्वयं का जो हल किया हुआ इसका सॉल्यूशन रहेगा, वही इसके प्रमाण के लिए आपको लगाना रहेगा। अगले क्रम में यदि हम लोग बात करें तो इसमें 38वां नंबर का प्रश्न जो है, इस पर भी आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इसका यदि हम लोग देखेंगे तो मॉडल आंसर के द्वारा जो लिया गया विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर सी है।
तो यदि हम लोग इसके संभावित उत्तर के बारे में बात करें तो हम संभावित उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए को लिए थे और ए को क्यों लिए थे उसका एक कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यदि हम लोग पैटर्न सबसे पहले और दूसरे में मिलान करें तो यहाँ पर हम देखे थे, आप किसी को भी एक को यहाँ पर ले सकते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पर एक ये जो दिया हुआ है रिंग वाला जो है, जो कि सामने का भाग रिंग दिया है, इस पर यदि हम लोग बात करेंगे तो ये जो रिंग वाला भाग है इसमें सबसे हम लोग पहले के बाद में दूसरे यदि हम लोग आकृति को देखें तो ये 45 डिग्री जो है वो घूम गया है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये 45 डिग्री घूमा है और यही रिंग वाला जो है अगले क्रम में ये देखते हैं कि 45 के बाद ये सीधा 90 डिग्री घूम गया है। अब इसके बाद में यदि आपको पैटर्न थोड़ा-सा समझ में आया होगा तो 45 अंश के बाद में ये 90 डिग्री घूमा है। इसका मतलब अगले बार में ये जब जस्ट दोगुना हुआ है तो 90 का दोगुना 180 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो रिंग जो ये नीचे में है, ये घूमकर कहाँ चला जाना चाहिए? ऊपर चला जाना चाहिए 180 में। तो उसी हिसाब से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। शेष इसमें अगले इसमें बाकी आकृति पर बात करें तो सभी का जो क्रम है इसके साथ में ही एक जैसा है, इसीलिए इसका जो पैटर्न है वो इसी तरीके से बनेगा और ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए था। लेकिन यदि हम लोग देखेंगे इसको तो ये प्रश्न वास्तव में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आप यदि देखेंगे इसमें से तो पहले में तो ये जो है आप लोगों का ये ब्लैक वाला तीर दिया गया है, दूसरे में भी ये दिया गया है, लेकिन आप तीसरे क्रम में देखेंगे तो ये जो ब्लैक रंग का जो गाढ़ापन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत हो गया है और इसके साथ में आप 5वें विकल्प पर जाएँगे तो 5वें विकल्प में भी ऐसा ही दिया गया है। एक जो तीर है जिसमें गाढ़ा नहीं दिया गया है और साथ ही साथ इसमें का जो वर्गाकार शेप है उसमें पहले के वर्गाकार शेप में खाली दिया था और इसमें गाढ़ा रंग भरा हुआ है। तो इस हिसाब से इसका जो पैटर्न जो है वही गलत है और या तो इसका आंसर ए लेना चाहिए और नहीं तो फिर ये प्रश्न क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो विलोपित होने वाले प्रश्नों की श्रेणी में 38वां नंबर का प्रश्न शामिल है। अगले क्रम में देखते हैं जो कि प्री बीएड का प्रश्न है। बीएड में पूछा गया प्रश्न जिन पर आपको दावापत्ती करना है वो है प्रश्न क्रमांक 36 जो कि रीजनिंग का पूछा हुआ प्रश्न है। यदि कल गुरुवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि हम लोग इसके संभावित आंसर पर बात करें तो वीडियो में हम ऑप्शन नंबर सी अर्थात बुधवार को इसका सही आंसर बताए थे, लेकिन मॉडल आंसर में इसका ऑप्शन नंबर बी अर्थात मंगलवार को सही आंसर लिया गया है। यदि हम लोग हिंदी वर्जन के हिसाब से इसके सॉल्यूशन पर बात करें तो यदि हम लोग वर्तमान दिन के बारे में बात करें तो शुक्रवार जो है वो वर्तमान का दिन होगा और बीता हुआ कल गुरुवार। अब यदि हम लोग शुक्रवार से परसों के बारे में बात करेंगे तो शुक्रवार का कल आएगा और कल के बाद में फिर आएगा परसों। तो कल यदि हम लोग आने वाले कल के बारे में बात करें तो शनिवार हो जाएगा और शनिवार का जो अगला दिन होगा वो रविवार होगा, अर्थात शुक्रवार से परसों जो है वो रविवार हो जाएगा। अब यदि हम लोग रीजनिंग में जो जोड़ने का जो नियम है उस पर यदि हम लोग बात करें तो जनरली जिस हिसाब से हम लोग बनाते हैं 3 दिन बाद अर्थात हम गिनेंगे सोम, मंगल और बुध। इस हिसाब से इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी अर्थात बुधवार। अब यदि हम लोग इसके अंग्रेजी वर्जन को देखेंगे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इफ यस्टरडे वाज थर्सडे व्हाट डे विल इट बी 3 डेज आफ्टर टुमारो। तो यदि हम लोग देखते हैं तो यस्टरडे में थर्सडे पड़ रहा है, इसका मतलब इसका भी जो टुडे वाला दिन है वो फ्राइडे ही है। अब यदि हम लोग इसके फ्राइडे में यस्टरडे में तो थर्सडे हो गया और इसमें प्रश्न में बोला है कि व्हाट डे विल इट बी 3 डेज आफ्टर टुमारो। तो आफ्टर टुमारो मतलब फ्राइडे का जो टुमारो है वो हो जाएगा सैटरडे और सैटरडे के 3 दिन बाद में हो जाएगा संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से इसका आंसर जो है वो मंगलवार अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही के सेंस जो है एक जैसे होने चाहिए, अन्यथा प्रश्न के अर्थ में एकरूपता नहीं रहता और ऐसे में प्रश्न विवादित होकर विलोपित होने का चांस रहता है। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है सॉल्यूशन के आधार पे, अन्यथा ये प्रश्न विलोपन के कगार पे रहने वाला है। इसके साथ ही यदि हम लोग एक अन्य फैक्ट पर बात करें जो कि गणितीय फैक्ट है, इसमें दिया है कि रविवार के 3 दिन बाद में, तो हम लोग इस शब्द को यदि पकड़ेंगे बाद शब्द को तो रविवार में सोम, मंगल और बुध इन 3 दिनों के बाद अर्थात इन ये गुजर जाने के बाद में गुरुवार हो जाता।
तो यहाँ पर आंसर जो है वो गुरुवार हो जाता है। ये गणितीय भाषा का है, लेकिन रीजनिंग में हम लोग जनरली 3 दिन अर्थात उसमें 3 ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे ही लेते हैं। तो कई बार जो वाक्य संरचना में अस्पष्टता के कारण आंसर में अलगाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम लोग प्रश्न क्रमांक 97 पर बात करते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कुछ स्टूडेंट का इसमें भी कमेंट आया था कि इसका सही आंसर जो है वो फेफड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मॉडल आंसर में वृक्क अर्थात किडनी को लिया गया है। तो इसमें यदि हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल वृक्क अर्थात किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। यदि हम लोग रक्त को शुद्ध करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है पूछा जाए, तो इसका सही आंसर वृक्क अर्थात किडनी ही होगा। लेकिन यदि अलग-अलग और कौन-कौन से अंग हैं जो इस कार्य को करते हैं, तब इसका आंसर फेफड़ा हो सकता है। लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी किडनी ही होगा। क्योंकि कई अंग ऐसे हैं जो मुख्य कार्य के अलावा और अन्य कार्य करते हैं, लेकिन जब हम लोग उसके कार्य को देखते हैं तो अन्य कार्य के बजाय हम उनके मुख्य कार्य को देखते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो फेफड़े का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन गैस को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम जो है वो फेफड़ा करता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, लेकिन ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। रक्त को शुद्ध करने का जो मुख्य कार्य है वो किडनी अर्थात वृक्क द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्क हो जाएगा। अगले क्रम में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको दावा आपत्ति करने के लिए वेबसाइट पे किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। इसके पश्चात आपको सबसे नीचे में जाना है। नीचे में जाएंगे तो आप देखेंगे जो कि 21 तारीख में आप लोगों को दिखेगा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा दिनांक 19/7/2026 का मॉडल उत्तर एवं दावा आपत्ति की संशोधित सूचना। इसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात में आपका ये जो सूचना है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मॉडल आंसर को दिया गया है। अब यदि हम लोग देखेंगे इसको तो दावा आपत्ति करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। इसे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के पश्चात में आपके लिए ये जो लिंक है ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। दिया गया है इसमें प्री बीएड एवं प्री डीएलएड मॉडल उत्तर हेतु दावा आपत्ति 2026-27। इसमें लिखा है कि इस फॉर्म में सभी जानकारी को भरना अनिवार्य है, जिसके बिना आपकी दावा आपत्ति दर्ज नहीं होगी। दूसरा में लिखा है एक गूगल फॉर्म में केवल एक ही प्रश्न की दावा आपत्ति दर्ज होगी। याद रखें, आपको यदि एक से अधिक प्रश्न पर दावा आपत्ति करना है तो उस स्थिति में अलग-अलग प्रश्न के लिए अलग-अलग गूगल फॉर्म को भरना होगा और इसको आप लोगों को 22 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक ही दर्ज करने का जो अनुमति है वो मिल पाएगा। यदि देखेंगे तो दावा आपत्ति को गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी दूसरे माध्यम से दावा आपत्ति जैसे कि ऑफलाइन मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या-क्या लगेगा, तो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट का नाम जो है उसका एप्लीकेशन नंबर, फिर रोल नंबर, फिर अपना ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर। इसमें बताया गया है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर देवे करके। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें आप किस इसके अलावा आप बीएड या डीएलएड किसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं। साथ ही पेपर का जो सेट है उसको यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद में आप लोगों को प्रश्न का क्रमांक, जैसे कि हम लोग देखे थे डीएलएड के लिए 17, 37 और 38 को और बीएड के लिए प्रश्न क्रमांक 36 को, तो आप लोगों को वैसे ही यहाँ पर प्रश्न का क्रमांक को टिक करना है और प्रश्न का क्रमांक जब टिक हो जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को मॉडल आंसर में जो भी दिया गया ऑप्शन है अर्थात जो विकल्प दिया गया है मॉडल आंसर के रूप में उसको टिक करना पड़ेगा और फिर आप जो आंसर जो बोल रहे हैं कि ये वाला आंसर सही होना चाहिए करके उसको आपको टिक करना है और इसके बाद में आप लोगों को उसके प्रमाण के रूप में अर्थात सोर्स के रूप में पीडीएफ फाइल के रूप में जो कि 1 एमबी से कम अर्थात 1 एमबी होना चाहिए, इतने तक का आप लोगों को इसमें फाइल जो है वो अपलोड करना है। याद रखिए आप लोग इसमें 3 अलग-अलग फाइल जो है वो प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। तो इसमें जब आप पीडीएफ के रूप में बनाकर अपलोड करेंगे और फिर अंत में सबमिट करेंगे तो आपका दावा आपत्ति वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। एक प्रश्न और है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल दावा आपत्ति करने वालों को ही फायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि एक दावा आपत्ति करते हैं और उसका प्रश्न बदल जाता है तो उसमें सभी कैंडिडेट को फायदा मिलता है क्योंकि वो जो आंसर है वो सभी के लिए बदलता है। लेकिन जितना ज़्यादा दावा आपत्ति जाता है उतना ज़्यादा आंसर का चेंज होने का संभावना जो है वो बढ़ जाता है। तो
आप ज़रूर अपना आंसर यदि सही लगता है तो उसके लिए दावा आपत्ति करें। तो ये रहे साथियों दावा आपत्ति करने का प्रक्रिया। जितने भी प्रश्न पर हमने दावा आपत्ति करने की बात कही है और उन सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन हमारे द्वारा बताए गए हैं, यदि आपके जो सॉल्यूशन हैं इनसे अलग होते हैं तो हमसे ज़रूर साझा करें, या तो हमारे द्वारा बताया गया कोई सॉल्यूशन गलत लगे हों तो आपको ज़रूर इसमें साझा करना है, ताकि हम उसका सही आंसर या फिर सही सॉल्यूशन सभी तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।